तो हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं आपका दोस्त आपका विवेक। अपने चैप्टर नंबर 11 देख रहे थे और अपने ऑलमोस्ट एंड पे है इस चैप्टर की। अब मेरे को लगता है इस लेक्चर में अपना खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि आप बोलना चाहता है चैप्टर नंबर 11। अपने ने ऑलमोस्ट 20 पेज देख लिए हैं। क्या सेक्शन थे, क्या क्या चीजें थे, वो अपने देख लिए हैं। नाउ अपने नेक्स्ट सेक्शन से शुरू करते हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 388। तो ये सेक्शन में क्या बोल रहा है? प्रोविजंस एज टू एक्सपर्ट्स कंसेंट्स एंड अलॉटमेंट, यानी अगर अलॉटमेंट या क्या बोलते हैं अपने प्रोस्पेक्टस के लिए कोई चीज है तो उसके लिए एक्सपर्ट कंसेंट क्या चीज है, क्या मायने रखती है, वो चीजें के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। तो एज अपने पहले देखा था, पिछले वाले सेक्शंस में देखा था कि नेगेटिव में इनको शुरू करना होता है, तो अपने पहले पॉजिटिव में शुरू कर लेते कि पॉजिटिव में बोलना क्या चाहते हैं कि भाई अगर आपको प्रोस्पेक्टस इशू या सर्कुलेट करना है ना, उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है? एक एक्सपर्ट का ओपिनियन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एक एक्सपर्ट का एक स्टेटमेंट चाहिए होता है जिसके अंदर उसने एक रिटन कंसेंट दिया होता है रिलेटेड टू दी इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद एन स्टेटमेंट, जिसके अंदर ये हमारा बताया जाता है कि हाँ भाई ये सही है, नहीं है, क्या इशू आ सकती है, क्या गलत हो सकता है, या फिर क्या नहीं इशू है, क्या नहीं सही है, वो वाली सारी चीजें बताता है। तो उसी चीज के रिलेटेड क्या बोला, एक बार अपने देख लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं। That is, no person shall issue, circulate or distribute in India any prospectus offering for subscription in security of a company। यानी कोई भी पर्सन जो है किस इंडिया के अंदर सिक्योरिटी ऑफर नहीं कर सकता। किसके लिए? पब्लिक ऑफर के लिए, कि भाई तुम ना तो इशू कर सकते हो, ना तो सर्कुलेट कर सकते हो, ना तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। भले ही तुम इनकॉर्पोरेट हुए हो या नहीं हुए हो आउटसाइड इंडिया, भले ही तुम्हारे इंडिया के अंदर प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम इशू या सर्कुलेट या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो अगर ये चीजें नहीं है तो। बाकी ये चीजें होनी चाहिए अगर आपको इशू करना है, तो उसके लिए ये सारी चीजें, ये जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये चीजें आपको होनी चाहिए। बट ये आप नहीं करोगे, ये नहीं होगा तो आप सर्कुलेट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये कह रहा है नो पर्सन शैल इशू वाले में। तो क्या करना होता है? तो भाई जहां पे प्रोस्पेक्टस इंक्लूड करें स्टेटमेंट परपोर्टिंग टू मेड बाय एन एक्सपर्ट, यानी हमें एक एक्सपर्ट का स्टेटमेंट चाहिए होता है प्रोस्पेक्टस के अंदर, that he has not given or before, ये नेगेटिव वाले में बोला कि भाई उसने या तो दिया ही नहीं, या फिर जब भी प्रोस्पेक्टस की रजिस्ट्रेशन होने वाला था उससे पहले ही उसने जो है डिलीवरी के पहले उसने विड्रॉ कर लिया, ये वाली चीज बोला है। यानी उसने पहले तो क्या है कि भाई अपने एक्सपर्ट ने ओपिनियन दिया ही नहीं तो आप इशू नहीं कर सकते। सेकेंडली क्या बोला भाई, उसने हमें दिया तो सही था, लेकिन जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोस्पेक्टस को आरओसी के पास लेके गए थे ना, उससे पहले उसने विड्रॉन कर लिया भाई, हमारे साथ लोचा कर दिया भाई ने। तो ये चीज भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज होती है तो आप प्रोस्पेक्टस को इशू नहीं कर सकते, आप सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो। क्या बोल रहा है? हिज रिटन कंसेंट टू द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस विद द स्टेटमेंट इंक्लूडेड इन द फॉर्म एंड कॉन्टेक्स्ट इन व्हिच इट इज इंक्लूडेड और दैट डज नॉट अपीयर इन द प्रोस्पेक्टस अ स्टेटमेंट दैट ही हैज गिवन एंड हैज नॉट withdrawn his consent as aforesaid। यानी पहला तो चीज यही है कि भाई उसने जो है ना कंसेंट दिया ही नहीं, पहली चीज ये तो आप इशू नहीं कर सकते। सेकेंडली उसने कंसेंट तो दिया, बट उसने डिलीवरी से पहले, यानी आरओसी को रजिस्ट्रेशन के पास हम प्रोस्पेक्टस की रजिस्ट्रेशन कराने लेके गए, उससे पहले उसने विड्रॉन कर लिया। सेकेंडली क्या बोल रहा है भाई कि that does not appear in the prospectus a statement that he has given, यानी प्रोस्पेक्टस के अंदर एक ऐसा स्टेटमेंट हमें नहीं दिख रहा कि वही उसने जो है अपना कंसेंट दिया है एंड वो अपना कंसेंट विड्रॉ नहीं कर रहेगा या फिर नहीं करा है। ये चीजें भी अपने को चाहिए होती है। यानी फर्स्ट चीज क्या चाहिए होती है? पहली चीज कि भाई अपने को तो पहले रिटन कंसेंट चाहिए होता है। अगर आपको प्रोस्पेक्टस इशू सर्कुलेट या डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आपको क्या क्या कंडीशन चाहिए? पहले तो रिटन कंसेंट चाहिए होता है अपने को, किसका? एक्सपर्ट का। सेकेंडली भाई हम प्रोस्पेक्टस के रजिस्ट्रेशन जब करने जा रहे हैं तब तक या उससे पहले भी, उसके डिलीवरी के पहले भी हमें जो एक्सपर्ट ने रिटन कंसेंट दिया है ना, वो विड्रॉ ना करें। अगर उसने विड्रॉ नहीं किया तो हम आराम से दे सकते हैं। थर्डली हमें अपने प्रोस्पेक्टस में एक स्टेटमेंट देना होगा। क्या देना होगा? एक स्टेटमेंट देना होगा कि भैया, ये देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, एक स्टेटमेंट देना होगा कि भैया पहली बात मैंने कंसेंट, यानी एक्सपर्ट ने कंसेंट दी है एंड मैं, यानी एक्सपर्ट विड्रॉ नहीं करूंगा या नहीं करने वाला हूं। ये चीजें अपने को बतानी होगी। ये चीजें होंगी तो आप आराम से अपना प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू, सर्कुलेट या डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर ये चीजें नहीं है तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है।
नाउ सेकंड पॉइंट क्या बोला, इफ द प्रोस्पेक्टस डज नॉट हैव द इफेक्ट, यानी अगर ये इफेक्ट नहीं हुआ तो भी आप इशू नहीं कर सकते, मतलब ये इफेक्ट होना चाहिए अगर आपको इशू करना है। क्या इफेक्ट, कि भाई अपने को प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 33 दैट इज इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सिक्योरिटीज एंड सेक्शन नंबर 40 दैट इज सिक्योरिटी टू बी डेल्ट विद दिस स्टॉक एक्सचेंज, ये एप्लीकेबल होने चाहिए, ये इफेक्ट अपने को देना रहता है। यानी क्या बोल रहा है भाई, पहले तो ये चीज अपने ने देख ली, यहाँ पे अपने डिटेलिंग में दे दी कि हाँ भाई क्या क्या चीजें चाहिए रहती है। थर्ड सेकेंडली क्या बोल रहा है कि अगर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना है तो आपको ये इसका इफेक्ट भी देना होगा, सेक्शन 33 का एंड सेक्शन 40 का आपको इफेक्ट देना रहेगा, ठीक है। नाउ for the purpose of this section, a statement shall be deemed to be included in a prospectus if it is contained in any report or memorandum appearing on the face thereof or by reference incorporated therein or issue therewith। यानी ये चीज क्या बोल रहा है पता है, कि आप जो भी रिपोर्ट देने वाले हो, अगर रिपोर्ट के अंदर, यानी समझ लो कोई भी रिपोर्ट देने वाले हो, वो क्या है, वो स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस के अंदर, समझ लो ये अपना प्रोस्पेक्टस है, इसके अंदर आपको रिपोर्ट देनी है, समझ लो इसके अंदर ना दे करके आपने एज एन अनेक्शर अटैच कर रखा है या फिर दूसरे किसी रिपोर्ट के साथ में अटैच कर रखा है ना, तो भी ऐसा मान लिया जाएगा कि हाँ भाई आपने प्रोस्पेक्टस में इंक्लूड कर रखा है। यानी ये जरूरी नहीं है कि आपको ये जो एक्सपर्ट का ओपिनियन है ना इसी के अंदर डालना है, भाई आप एज एन अनेक्शर की तरह पे दे दो ना यार, या फिर आप कोई अटैच करके दे दो, हमें कोई तकलीफ नहीं है उससे, हम उसके रिलेटेड कोई भी आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं, सॉरी। तो ये चीज आपको समझनी रहेगी। तो ये था सेक्शन 388, बहुत छोटा सा सेक्शन था, इस चीज के रिलेटेड याद होगा तो अपने चैप्टर नंबर 3 में भी पढ़ रखा है, तो ये कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट सेम सा है। देखो पता है स्टार्टिंग के चैप्टर 1 से लेकर के 10 तक नॉर्मल कंपनीज के बारे में, ये चैप्टर नंबर 11 जो है वो फॉरेन कंपनी के रिलेटेड है। अब फॉरेन कंपनी तो भाई है तो कंपनी अल्टीमेटली, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर कंपनी के रूल तो अप्लाई होने ही वाले हैं, बस यही है कि यहाँ पे कुछ कुछ एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं, कुछ कुछ अपने को एग्जाम्पशन भी मिल सकते हैं, बस वही चीज अपने पढ़ रहे हैं और कुछ है ही नहीं इस चीज के अंदर, ठीक है। नाउ सेक्शन नंबर 389 क्या बोलना चाहता है, registrations of prospectus that is 389 according to this section, ये वही सेम चीज बोल रहा है कि कोई पर्सन सर्कुलेट या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ये सारी चीजें छोड़ो। क्या बोलना चाहता है कि अगर आपको अपना प्रोस्पेक्टस रजिस्टर करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है वो बता रखिए। क्या कंडीशन है भाई, अ कॉपी देयर ऑफ सर्टिफाइड बाय द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी एंड 2 अदर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज हैविंग अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशंस ऑफ मैनेजिंग बॉडी हैज बीन डिलीवर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन टू द रजिस्ट्रार। यानी आपको अगर प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रेशन कराना है ना, तो उसके लिए वो जो कॉपी है, वो ये जो हमारी कॉपी है ना, ये कॉपी को सर्टिफाइड करा जाएगा, सर्टिफाइड किया जाएगा किसके द्वारा, फर्स्ट अपना चेयरपर्सन होंगे एंड साथ ही साथ कौन कौन, अपने डायरेक्टर, कौन कौन, 2 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, यानी 2 डायरेक्टर्स, ये दोनों को वो सर्टिफाइड कराएंगे। कब, पहला कंडीशन क्या हुआ कि भाई जो भी मैनेजिंग बॉडी है ना, जो भी मैनेजिंग बॉडी है वो पहले रेजोल्यूशन करके अप्रूव करे एंड फिर चेयरपर्सन और डायरेक्टर साथ ही साथ ये जो है इस चीज को सर्टिफाइड करे एंड फिर उसको डिलीवर कर दे अपने रजिस्ट्रार के लिए, रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। फिर the prospectus state on the face of its copy that it has so delivered, prospectus के ऊपर ये साफ साफ लिखा जाना चाहिए, ये जो prospectus है इसके फेस पे ये साफ साफ लिखा जाना चाहिए कि भाई ये चीजें मैंने जो है आरओसी को डिलीवर कर दी है, मैंने ये सारी चीजें जो भी कंप्लायंस है वो मैंने आरओसी को बता दिया है ना, कोई भी तरीके से मेरे को तकलीफ मत देना, ये चीजें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ there is endorsed or attached to the copy any consent to the issue of the prospectus required by section 388। section 388 क्या है, अरे भैया अभी पढ़ के आए ना, एक्सपर्ट का ओपिनियन, तो अगर एक्सपर्ट का कोई भी तरीके का ओपिनियन है तो वो डॉक्यूमेंट जो भी अपने ने सेक्शन नंबर 388 में कर रखा है वो चीजें भी अपने को उसके साथ अटैच करना रहेगा। समझ गए क्या क्या चीज बोली गई है। पहले तो भाई जो भी कॉपी है ना उसको सर्टिफाई किया जाएगा बाय द चेयरपर्सन या एंड साथ ही साथ 2 डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, फिर उसको अप्रूव भी किया जाएगा बाय द रिजोल्यूशन, मैनेजिंग बॉडी जो है वो अप्रूव करेगी एंड फिर उसको डिलीवर किया जाएगा टू द रजिस्ट्रार। सेकेंडली ये हमें प्रोस्पेक्टस के पेज पे लिखना होना चाहिए कि भाई हमने जो ये कॉपी जो है रजिस्ट्रार को दे रखी है। फिर अगर 388 के अंदर हमने कोई भी तरीके का
एक्सपर्ट ओपिनियन ले रखा है तो उसको भी हम अटैच कर देंगे, उस कंसेंट को भी अपने उसके साथ लगा देंगे। ठीक है, ये तो अपने को देना ही देना है, साथ ही साथ अपने को और भी कुछ चीजें अनेक्स करनी होगी। फर्स्टली क्या, एनी कंसेंट टू द इशू, यही सेम चीज क्या भाई, हमने अगर एक्सपर्ट का, जैसे हमने वैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए कोई वैल्यूएशन एक्सपर्ट का ओपिनियन दे रखा हो, कोई भी ऑडिटर का ओपिनियन दे रखा हो कोई मैटर के रिलेटेड, तो वो चीजें भी अपने को क्या करना रहेगा, अनेक्स करना पड़ेगा। फिर अ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर, हमने जो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर को अपॉइंट कर रखा होगा, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना कंपनी और मैनेजर इसके बीच में, एमडी और मैनेजर के बीच में, तो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी भी हमें जो है रजिस्ट्रार को देनी पड़ेगी। और अगर ऐसा कोई केस है, इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिड्यूस्ड इन राइटिंग, मतलब राइटिंग के अंदर हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो एक मेमोरेंडम देना पड़ेगा जिसके अंदर सारी की सारी पर्टिकुलर्स बताए रहेंगे कि हाँ भाई क्या चीज है, क्या इनका रिलेशन है, वो सारी चीजें की भी बारे में बताएंगे। यानी अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट है तो वो हमें दे दो, किसके बीच में, कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर और या फिर मैनेजर के बीच में। अगर तुम्हारा वो राइटिंग के अंदर नहीं है तो मेमोरेंडम दे दो जिसके अंदर ये फुल डिटेलिंग दे रखी हो। फिर अ कॉपी ऑफ एनी अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नॉट एंटर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस बट एंटर्ड विद इन प्रीसीडिंग 2 years। यानी क्या बोल रहा है भी, आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में नहीं आता। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में नहीं आता, मतलब वो स्पेशल केस ऑफ बिजनेस में आता है, स्पेशल बिजनेस में आता है, ये अपने चैप्टर नंबर 7 में देख रखा है, स्पेशल बिजनेस आता है। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि स्पेशल बिजनेस के नेचर का है और वो हमारे करंट ईयर के पिछले प्रीसीडिंग 2 years की रिलेटेड है, तो ये चीजें भी अपने को बतानी होगी, क्योंकि वो स्पेशल नेचर का है। तो स्पेशल नेचर का है तो अपने जहां पे करंट खड़े हैं उसके पहले के, यानी उसके पहले के जो भी 2 साल का पीरियड है उसके बीच में के अंदर कोई भी तरीके का अगर हमने वो कर रखा होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होगा जो कि स्पेशल बिजनेस के नेचर में आ रहा है, तो वो चीजें भी अपने को किसको देनी होगी, रजिस्ट्रार को एज एन एनेक्सर देनी होगी। फिर अ कॉपी ऑफ अंडरराइटिंग अग्रीमेंट भी देना रहेगा। अ कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी इफ प्रोस्पेक्टस इज साइंड थ्रू ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द डायरेक्टर। अटॉर्नी क्या होता है, अटॉर्नी मतलब ऐसा कोई पर्सन जो कि लीगली ऑथराइज्ड है कि वो किसी और के बिहाफ पे काम करे। जैसे एक एग्जांपल समझो कि समझो इंडिया के अंदर एक कंपनी है जिसके अंदर 3-4 डायरेक्टर हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया हैं, यूएसए के अंदर, उनका कोई पॉसिबल नहीं है कि भाई वो यहाँ पे आ सके। तो उन्होंने यहाँ पे इंडिया के अंदर एक पर्सन को, राजू को, एज एन अटॉर्नी अपॉइंट कर रखा है, ऑथोराइज कर रखा है कि भाई हम बाय चांस हम किसी टाइम पे यहाँ पे नहीं रहे तो भाई हमारे बिहाफ पे ये पर्सन के बिहाफ पे जो भी यूएसए के अंदर ABC लोग हैं इनके बिहाफ पे ये साइन कर देगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आती। तो वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी हमने दे रखी है उसकी एक कॉपी देनी पड़ेगी, और अगर वो वाली सारी चीजें तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीजें बता रखी है। समझ आया क्या? बहुत ही सिंपल सी चीज है। क्या एक बार वापस देख लेते हैं भाई कि हमें कंसेंट देना होगा जो भी 388 वाली चीज है वो तो देनी ही रहेगी। फिर एक कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी देना होगा जो कि एमडी और मैनेजर के बीच में हो रखा है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग के अंदर नहीं है तो मेमोरेंडम का इफेक्ट दे दो जिसके अंदर सारी डिटेलिंग बता रखी होगी। और अगर ऐसा कोई बिजनेस में हमने एंटर किया है जो कि पिछले 2 सालों में अगर ऐसा कोई काम किया है जो कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में नहीं आता, यानी स्पेशल नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर आता है, और अगर वो मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर अपने को सारी डिटेलिंग देनी होगी, उसका एक कॉपी देना होगा। फिर अगर अंडर राइटिंग एग्रीमेंट कर रखा है तो उसकी एक कॉपी देनी होगी। फिर अगर कोई पावर ऑफ अटॉर्नी है इंडिया के अंदर तो उसकी भी एक कॉपी देनी होगी कि इफ प्रोस्पेक्टस अगर साइन किया हो जाएगा ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ द डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर के वो लोग एजेंट है, ये चीजें भी अपने को बतानी होगी। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? नाउ ये जो सेक्शन नंबर 90 है ना, ये चीज समझो। ये आपको याद होगा तो जैसे अपने चैप्टर नंबर 3 में ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट पढ़ा था ना, GDR करके, सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट है। और इसके अंदर जो भी डिटेलिंग दे रखी है ना बहुत ही फालतू है। आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान रख लेना, फिर ये चीज आपको रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज देखना क्या बोल रहा है। पहले एक बार वो GDR वाला कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा दूं क्या? जैसे समझ लो कि अगर टाटा कंपनी है, टाटा छोड़ो रिलायंस लेते हैं आज के लिए, भाई रिलायंस है, वो क्या चाहता है कि भाई मैंने इंडिया में तो अपना शेयर इशू कर रखा है, यहाँ पे तो लोग बाय करते ही करते, नो डाउट, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, बट मैं क्या चाहता हूँ कि भाई आउट ऑफ इंडिया भी मेरे फॉरेन में लोग जो है ना वो
फॉरेन में भी जो लोग हैं वो मेरे शेयर को बाय परचेज सेल वो सारी चीजें करें, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि भाई मेरे को बाहर भी अपने शेयर इशू करने होंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा पता है, उसके लिए मैं क्या करूंगा पहले कि मेरे यहाँ पे जो मेरे इंडिया के अंदर कुछ एक कस्टडियन बैंक होते हैं, कस्टडियन बैंक होते हैं जिनको अभी इस हिसाब से देखा जाए तो वो डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक होते हैं, डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक होता है, जहाँ पे जाकर के मैं अपनी रिक्वायरमेंट बताता हूँ कि भाई ऐसी ऐसी रिक्वायरमेंट है मेरी, अब क्या करना है बताओ, और तुम उस हिसाब से मेरी हेल्प कर दो तो मैं तुम्हें अपने शेयर दे दूंगा। तो ये रिलायंस क्या करता है, अपने शेयर्स को जो है ना वो कस्टडियन बैंक को दे देता है। ठीक है, नाउ कस्टडियन बैंक क्या होता है, वो ओवरसी बाहर वाले देश के डिपॉजिटरी बैंक के पास जाता है, डिपॉजिटरी बैंक के पास जाता है कि भाई बाहर के जो लोग हैं वहां पे जहाँ पे ये शेयर मार्केट की चीजें होती है वहां के ओवरसी, ये ओवरसी यहाँ पे ये था ओवरसी, ओवरसी जो डिपॉजिटरी बैंक होती है वहां पे जाती है और वो शेयर के बारे में बात करती है कि भाई ये बंदा है, इसको मतलब ये कंपनी है, उसको शेयर इशू करना है तो ये शेयर रखो और वो वाली सारी चीजें हमें ध्यान में रखो। फिर डिपॉजिटरी बैंक क्या करता है, वो जैसे समझ लो उसको यूएसए में करना है तो डिपॉजिटरी बैंक क्या करेगा, यूएसए में जाकर, वो यूएसए में रहने वाला है तो यूएसए के जितने भी पर्सन है ना वो डिपॉजिटरी बैंक जो है वो हर एक पर्सन को शेयर जो है परचेस करने के लिए बता देगा कि हाँ भाई आप यहाँ पे परचेस कर सकते हो, यहाँ पे हमारे पास शेयर अवेलेबल है। ये चीजें है, ये अपने ने जीडीआर में पढ़ा था कि नॉर्मल से अगर रिलायंस को जो है अगर शेयर इशू करना है तो डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक के पास जाएगा कि भाई मेरे को शेयर इशू करना है, क्या करना है बताओ, तो वो उसकी सारी इशू समझेगा, उसको बताएगा। ठीक है, अब ये डोमेस्टिक कस्टडियन बैंक क्या है, ये जाएगा डिपॉजिटरी बैंक के पास, ओवरसी डिपॉजिटरी बैंक के पास कि वहां पे वो शेयर जो है सारी ट्रेड देगा और वहां से वो शेयर का ट्रांजैक्शन बाय सेल सब कुछ हो सकता है। फिर ये जो डिपॉजिटरी बैंक है वो यूएसए के हर एक पर्सन को शेयर जो है परचेस करने की पावर देता है। नाउ सिमिलरली अगर कोई फॉरेन कंपनी है, अगर कोई फॉरेन कंपनी है, जैसे एग्जांपल में टेस्ला को रख लेते हैं, अभी टेस्ला का नया नया प्लेस ऑफ बिजनेस में इंडिया में बना है, आपको याद हो तो, आपको पता हो तो, ना समझ लो टेस्ला को जो है उसे इंडिया के अंदर शेयर इशू करना है तो भाई वो अपने कंपनी के अपने देश के ओवरसी कस्टडियन के पास जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक कस्टडियन था उसके हिसाब से हम काउंट करें तो वो ओवरसी कस्टडियन बैंक हो गया, तो वो हो जाएगा ओवरसी कस्टडियन बैंक के पास कि भाई मेरे को शेयर जो है वो करना है, यहाँ पे सारी चीजें मेरे को शेयर जो है ट्रांसफर करनी है, वहाँ पे अपने को बाय वाय कुछ कराना है, कहाँ पे, इंडिया के अंदर, तो वो ओवरसी कस्टडियन बैंक कहाँ जाएगा, हमारे डोमेस्टिक डिपॉजिटरी के पास। अब डिपॉजिटरी यहाँ पे जैसे अपने इंडिया में डिपॉजिटरी होती है ना, एनएसडीएल, सीडीएसएल, वो वाली सारी चीजें, तो वो इसके पास आएगा कि भाई ऐसा है यहाँ पे इसको जो है ट्रांसफर करना है, शेयर को बाय परचेज कराना है, सेल कराना है, वो चीजें करानी है, तो वो यहाँ पे डिपॉजिटरी के पास आएगा, दैट इज ये डोमेस्टिक डिपॉजिटरी के पास आएगा। अब इसके पास शेयर आ गए तो भाई ये इंडिया के लोगों को इंडिया के लोगों को शेयर परचेज सेल वो सारी करने की अथॉरिटी दे देगी, उसके पास वो सारे शेयर आ जाएंगे तो वो वहां पे बाय करने का सेल करने का सारा राइट जो है डिपॉजिटरी अपने जो है काम करा सकता है कि नहीं करा सकता, बिल्कुल करा सकता है भाई। तो ये वाली सारी चीजें है, बस यही है आईडीआर जीडीआर। ये अभी टेस्ला वाला देखा वो आईडीआर हो गया कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कि भाई वो इंडिया के अंदर आकर काम कर रहा है। ये जो देखा था वो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, क्योंकि हमारे यहाँ का इंडिया का जो कंपनी है ना वो ग्लोबल में जाकर के काम करना चाहता है। बस यही चीज है, पूरी चीज बता रखी है, बस इसके अंदर और कुछ है ही नहीं। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि ये सारी चीजें करते हुए ना आपको सेबी की जो भी गाइडलाइंस है ना उसको फॉलो करने रहेंगे। ठीक है, और ये चीज भी यहाँ पे एक और चीज याद रखना, क्या बोला कि समझ लो अगर हमें जो है कोई भी फॉरेन कंपनी का मर्जर हो रहा है किसके साथ, इंडियन कंपनी के साथ, तो उसको क्या क्या आरबीआई के जो भी डायरेक्शंस होते हैं ना, आरबीआई के जो भी डायरेक्शंस, डिक्लेरेशंस, जो भी तरीके का प्रोविजंस होते हैं वो अपने को फॉलो करने होते हैं, बस एक ही ये चीज है। लेकिन अगर कोई मर्जर हो रहा है या फिर अमलगमेशन हो रहा है किसका, इंडियन कंपनी का विद फॉरेन कंपनी के साथ, तो आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 15 का जो भी प्रोविजन है उसको कंप्लाई करना रहेगा। बस ये चीज भी आपको ध्यान रखनी कि भाई अगर फॉरेन कंपनी और इंडियन कंपनी का साथ में कुछ मर्जर हो रहा है तो आपको आरबीआई के डायरेक्शंस फॉलो करने हैं। लेकिन अगर कोई भी इंडियन कंपनी है जिसका मर्जर या फिर अमलगमेशन हो रहा है विद फॉरेन कंपनी, वो अपने को क्या करना रहेगा, चैप्टर नंबर 15 का कंप्लायंस करना रहेगा। समझ में आया क्या?
ना अब इसके बाद वाले जो प्रोविजंस है ना, आपको अंदर रीड करने की भी जरूरत नहीं है, मैं ऊपर से आपको सारा बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी चीज बता रखा है। क्या बोल रहा है पहले तो ये वाला जो सेक्शन है 391, ये 391 में बोल रहा है कि भाई और कौन कौन से सेक्शन जो है वो अपने को फॉरेन कंपनी पे अप्लाई होंगे। तो पहली चीज ये बोल रहे हैं कि भाई सेक्शन नंबर जो 34 है ना, जो कि क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर मिसस्टेटमेंट ऑफ इन प्रोस्पेक्टस कर रहा है, जो अपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, वो फॉरेन कंपनी पे अप्लाई होगा। सेक्शन नंबर 35 भी अप्लाई होगा एंड सेक्शन नंबर 36 भी अप्लाई होने वाला रहेगा। फिर जो भी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर, जो भी प्रोविजंस ऑफ चैप्टर नंबर 20 है फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप, वो भी अप्लाई होंगे किसके ऊपर, फॉरेन कंपनी के ऊपर। अगर आपको कंपनी जो है फॉरेन कंपनी बंद करनी है और वाइंड अप करनी है तो उसके लिए आप चैप्टर नंबर 22 का प्रोविजन फॉलो कर लेना। फिर अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है सेक्शन नंबर 392, ये सारी चीजें वही बता रहा है कि हाँ और कौन कौन से सेक्शन अप्लाई होंगे और क्या क्या चीजें बता रही है। लेकिन अगर आपको सेक्शन नंबर 392 का प्रोविजन क्या बोल रहा है कि भाई अगर कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है तो उसके लिए क्या, तो अगर फॉरेन कंपनी ने जो है वो डिफॉल्ट करा है तो उसके लिए आपको 1 लाख से लेकर के 3 लाख तक का फाइन हो सकता है। लेकिन आपने अभी डिफॉल्ट तो किया लेकिन आप आगे भी सुधार नहीं कर रहे हो, आगे भी उसको रेक्टिफाई ना करके अभी भी आप जो है कंटिन्यू कर रहे हो कॉन्ट्रावेंशन को, तो हर एक दिन का 50,000 पर डे लगेगा आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग द विच कॉन्ट्रावेंशन। यानी आज उसने कॉन्ट्रावेंशन किया तो वो 1 लाख से 3 लाख वाला होगा, लेकिन उसने अगले दिन भी सुधार नहीं किए तो अगले दिन से वो 50,000 रुपीज उसको अप्लाई हो जाने शुरू हो जाएंगे, 50,000 रुपीज पर डे। फिर जो भी फॉरेन कंपनी के ऑफिसर्स हैं जिन्होंने डिफॉल्ट करा है उसके लिए क्या लायबिलिटी रहने वाले, मिनिमम ऑफ 25,000 से लेकर के 5 लाख तक का उसको जो है पेनल्टी लग सकती है। यानी अगर फॉरेन कंपनी 1 लाख से 3 लाख तक और उसने कंटिन्यू डिफॉल्ट करा है तो 50,000 रुपीज पर डे। लेकिन अगर ऑफिसर्स की बात करें तो मिनिमम 25,000 एंड मैक्सिमम 5 लाख रुपीज। Now company's failure to comply with the provisions of this chapter not to be affected validity, यानी अगर कंपनी ने इस चैप्टर नंबर 22 का उसको कंप्लाई करना था लेकिन उसने कंप्लाई नहीं किया है तो इससे ये नहीं होता कि भाई उसने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो सामने वाले पर्सन के पास सू करने का पावर नहीं है या फिर अब वो उसकी वैलिडिटी रही नहीं है। यानी समझ लो ये क्या बोल रहा है कि भाई एबीसी कंपनी है, एबीसी कंपनी उसने राजू के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा। नाउ ये एबीसी कंपनी क्या कर रहा है, चैप्टर नंबर 22 का जो प्रोविजन है वो फॉलो नहीं कर रहा और ये कॉन्ट्रैक्ट इसने कर रखा है। नाउ इस चैप्टर नंबर 22 को फॉलो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मान लिया जाएगा या फिर कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। राजू के पास तो पूरा राइट है कि वो एबीसी की हड्डियां कर सकता है, लेकिन अगर तुमने चैप्टर नंबर 22 का प्रोविजन फॉलो नहीं किया ना तो हाल फिलहाल कभी भी राजू भाग जाए, कोई चीज ना करे, तो ये एबीसी कंपनी है ना वो राजू के ऊपर केस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे पास कोई एंटाइटलमेंट नहीं रहा कोई सूट करने का, क्लेम सेटअप करने का, काउंटर करने का या फिर लीगल प्रोविजनिंग करने का, जस्ट बिकॉज तुमने चैप्टर नंबर 22 का कंप्लायंस नहीं करा है इस वजह से। यानी सामने वाले पर्सन के पास तो पूरी राइट है कि वो तुम्हारी हड्डियां कर देगा, लेकिन अगर तुमने नहीं किया तो तुम जो है सामने वाले पर्सन की हड्डियां नहीं कर सकते हो। ये चीज बता रखी है ना। ये वाली चीज बताए क्या बोल रहे कि भाई अगर आपने सॉरी क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर किसी पर्सन ने ना, it state that if any person या फिर person trade on carrying on business in any manner other any name or title or description as a foreign company, यानी एक ऐसा कोई, ठीक है क्या बोल रहा है कि समझ लो एक पर्सन है राजू, उसने क्या किया, एक कंपनी बना दी जिसको फॉरेन कंपनी का दर्जा दे दिया कि भाई ये फॉरेन कंपनी है, लेकिन वो एक्चुअली में कभी भी फॉरेन कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड हुआ ही नहीं था, वो जस्ट फॉरेन कंपनी का नाम यूज कर रहा है, एक्चुअली में वो फॉरेन कंपनी है ही नहीं भाई। अगर एक्चुअली में वो फॉरेन कंपनी है ही नहीं और आपने जस्ट उसको यूज किया है फॉरेन कंपनी के नाम के लिए, तो आप सेक्शन नंबर 210 के अंदर लायबल हो जाओगे। आप सेक्शन नंबर 210 के जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है उसके लिए, उस सारे एक्शंस के लिए, उस सारे इन्वेस्टिगेशंस के लिए लायबल हो जाने वाले हो। आपने गलत काम किया है तो इस वजह से सेक्शन 210 में आपकी हड्डियां हो जाएगी। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ क्लास ऑफ फॉरेन कंपनी को या फिर ऐसी कोई कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया या फिर होने वाली है, कुछ एग्जेम्पशन दे सकती है। ये चीजें अपने पहले भी पढ़ी थी, यहाँ पे जस्ट वापस रिपीट हो रहा है कि कंपनी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्पशन दे सकती है। और अभी तक का कुछ रिकॉर्ड बोला जाए तो अभी तक के रिकॉर्ड में सिर्फ इतना बोला गया है कि अगर आप IFSC सेंटर साइड जो है अगर आप वहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस रखते हो तो वहाँ पे आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पे। बस अभी तक का बस यही एग्जेम्पशन दे रहा है कि वहां पे अगर आपने काम किया तो आपको फॉरेन कंपनी मानेंगे नहीं, आपको वहां पे बहुत एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अपने चैप्टर नंबर 10 में भी देखा होगा, आपको याद रहेगा तो अभी तक बस इतना ही आपको एग्जेम्पशन दिया, अभी तक इससे ज्यादा एग्जेम्पशन कुछ दिया है नहीं, ठीक है।
तो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 11 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ये लास्ट वाले सेक्शन जो है वो अपने ने अंदर जा करके नहीं पढ़े, क्योंकि ये पढ़ने लायक थे ही नहीं। अपने को जो मेन चीजें थे ना यहाँ पे, जो समझने लायक थी, मैंने आपको वो सारी चीजें बता दी कि क्या क्या चीजें है, वो वाली सारी चीजें। तो एक बार जैसे आप लोग रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपनी दूसरी चीजें देखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।